नमस्कार दोस्तों, ऑस्कर्स आज के दिन दुनिया के सबसे पॉपुलर फिल्म अवार्ड्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्कर्स इनका ओरिजिनल नाम नहीं है। इन्हें ऑफिशियली बुलाया जाता है द एकेडमी अवार्ड्स के नाम से, और ये अपने आप में ही एक बड़ी मिस्ट्री है कि इनका नाम ऑस्कर्स कैसे पड़ा। लेकिन इससे भी दिलचस्प कहानी ये है कि इन अवार्ड्स के कॉन्सेप्ट को बनाया गया था हॉलीवुड की गिरती रेपुटेशन को बचाने के लिए। और आज के दिन देखिए, ये अवार्ड्स इतने बड़े हो चुके हैं कि दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स एक ऑस्कर जीतना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा सपना है एक ऑस्कर जीतना। इस साल के जो ऑस्कर्स हैं वो इंडिया के लिए काफी स्पेशल हैं, क्योंकि हमें 3 नॉमिनेशंस मिले इस बार। पहला RRR का गाना नाटू नाटू बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेटेड, दूसरा ऑल दैट ब्रीथ्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नॉमिनेटेड, और तीसरा द एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेटेड। यहां आप लोगों के मन में सवाल जरूर आते होंगे, एग्जैक्टली ये नॉमिनेशंस की लिस्ट डिसाइड कैसे होती है? कौन वो लोग हैं जो विनर्स चूज करते हैं इन अवार्ड्स के, और क्या इन अवार्ड्स को जीतने के लिए लॉबिंग करी जा सकती है? आखिर कितने अनबायस्ड हैं ये अवार्ड्स? आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Movies are dreams. The Oscars, where Hollywood's brightest stars come to shine at the most watched award ceremony in the world. RRR and Jello Show are a step closer to Oscar glory. The nominees for Best Documentary Feature Film, All That Breathes. वो कश्मीर फाइल्स नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए। This is larger than any of us. साल 1929 पहला साल था दोस्तों जिस साल ऑस्कर्स के अवार्ड पहली बार दिए गए। इन अवार्ड्स को देने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। इस ऑर्गेनाइजेशन को आज के दिन हम शॉर्ट में द एकेडमी करके जानते हैं, और इसी रीजन से इन अवार्ड्स का नाम दिया गया द एकेडमी अवार्ड्स। अब वो जो समय था दोस्तों 1929 वाला, वो एक ऐसा समय था जब हॉलीवुड में एक के बाद एक स्कैंडल देखने को मिल रहे थे। कहीं पर किसी का ड्रग ओवरडोज, तो कहीं पर किसी की हत्या हो जाती, किसी का मर्डर हो जाता। इसके अलावा जो फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस थे वो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से डील कर रहे थे। उन्हें डर था कि जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो यूनियनाइज ना कर ले, ज्यादा सैलरी ना डिमांड कर ले। 1929 वही साल था दोस्तों जिस साल ग्रेट डिप्रेशन भी शुरू हुई। अमेरिका में स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गया, इकोनॉमी क्रैश हुई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। ऐसे समय पर एक प्रोडक्शन कंपनी थी MGM नाम से। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक एकेडमी बनाई जाए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज से नेगोशिएट कर सके, राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, और उनके कोऑपरेशन के बदले में ये एकेडमी उन्हें अवार्ड्स दे। MGM कंपनी के मालिक मायर ने बड़े फेमसली कहा था, आई फाउंड दैट द बेस्ट वे टू हैंडल फिल्म मेकर्स वाज टू हैंग मेडल्स ऑल ओवर देम। तो शुरू के जो कुछ अवार्ड्स थे ये सम्मान के तौर पर नहीं दिए गए थे, बल्कि फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को बहकाने के लिए दिए गए थे। लेकिन ओवर द ईयर्स साल भर साल इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, इन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाने लगा, एक ऑनर कंसिडर किया जाने लगा कि अगर किसी को ये अवार्ड मिलता है तो। और साल 1956 पहली बार था कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी इन अवार्ड्स में इंट्रोड्यूस करी गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये अवार्ड्स मोस्टली अमेरिकन फिल्मों के लिए दिए जाते थे, और इक्का दुक्का यूरोपियन फिल्में भी बीच में आ जाती थी। 1956 से लेकर आज तक ये जो बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी है, ये सबसे प्रेस्टिजियस कैटेगरी रही है दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के लिए। ज्यादातर विनर्स इस कैटेगरी के यूरोपियन देश ही रहे हैं। इटली नंबर 1 पे है। इटालियन फिल्मों ने 14 बार इस अवार्ड को जीता। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस कैटेगरी में अवार्ड को आज तक कभी नहीं जीता है, लेकिन हमारी 3 फिल्मों को नॉमिनेट जरूर किया गया था इस कैटेगरी में। साल 1957 में मदर इंडिया, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान फिल्म। शायद ये वो पॉइंट था जब हम इस अवार्ड को जीतने के सबसे करीब थे। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्कर्स के अवार्ड में 24 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें जीता जा सकता है। ये सारी कैटेगरीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। नीचे तक जाएंगे तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, बेस्ट लाइव एक्शन शॉट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट तक है। हॉलीवुड के लिए 5 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं: द बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रीन प्ले। इन 5 को द बिग 5 कहा जाता है। अब अगर किसी फिल्म को इनमें से कोई भी अवार्ड जीतना है तो उन्हें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फिल्म को कमर्शियल थिएटर्स में प्ले किया जाना चाहिए एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए इनमें से कोई भी जगहों में। लॉस एंजलिस काउंटी, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, बे एरिया, शिकागो इलिनॉइस, मायामी फ्लोरिडा या फिर एटलांटा जॉर्जिया। किसी एक पर्टिकुलर ईयर के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपकी फिल्म कम से कम 1
हफ्ते के लिए इनमें से किसी भी एक जगह में कमर्शियल थिएटर में प्ले होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलर फिल्में होती हैं आज के दिन वो एक हफ्ते के लिए अमेरिका के इन फिल्म थिएटर्स में चल ही जाती हैं। कुछ अवार्ड कैटेगरीज के लिए लेकिन एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म के जो अवार्ड दिए जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। उन्हें एक्चुअली में ऑफिशियली सबमिट किया जाना चाहिए उन फिल्म के प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जिस देश की वो फिल्म है वो देश अपनी तरफ से इस फिल्म को सबमिट करें इस कैटेगरी में, और हर देश एक ही फिल्म को सबमिट कर सकता है। इस साल इंडिया की तरफ से जिस फिल्म को ऑफिशियल सबमिशन के तौर पर भेजा गया था ऑस्कर्स में वो फिल्म है छेलो शो, इंग्लिश में कहा जाए लास्ट फिल्म शो। ये एक गुजराती ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को एक्चुअली में शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नॉमिनेशंस की फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंची। अब यहां पर आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि ये शॉर्ट लिस्ट और नॉमिनेशन में फर्क क्या हुआ। ये कंफ्यूजन जायज है और ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आप देखो कि विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म डायरेक्टर्स ट्वीट करते हैं कि उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया इस साल के ऑस्कर्स के लिए। इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं दोस्तों। असल में बात क्या है कि हर साल ये एकेडमी एक रिमाइंडर लिस्ट जारी करती है उन फिल्मों के नाम लिखते हुए जो सारी फिल्में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। इस साल की जो रिमाइंडर्स लिस्ट है उसमें 301 फिल्में थी। इन 301 फिल्मों में से कई सारी इंडियन फिल्में थी, जैसे कि RRR, कंतारा, गांगूबाई, रॉकेटरी, लास्ट फिल्म शो, और इसमें एक फिल्म कश्मीर फाइल्स भी थी। इस लिस्ट के निकलते ही विवेक अग्निहोत्री ट्वीट करते हैं कि उनकी फिल्म को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर्स 2023 के लिए। अगले ट्वीट में वो कहते हैं कि उनकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी को बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। क्या इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये सारी फिल्में शॉर्ट लिस्टेड थी? इस रिपोर्ट के टाइटल को पढ़ो जरा, रिमाइंडर लिस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एलिजिबल फॉर द 95th एकेडमी अवार्ड्स। शॉर्टलिस्ट शब्द का एक जगह पर भी मेंशन नहीं किया गया इस 44 पेज की रिपोर्ट में। ऐसा इसलिए क्योंकि रिमाइंडर लिस्ट बेसिकली एलिजिबल फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है, यानी वो सारी फिल्में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हों। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि वो जो फेमस अमेरिकन शहर थे उनके फिल्म थिएटर में फिल्म को कम से कम एक हफ्ते के लिए प्ले होना चाहिए। तो जो भी बॉलीवुड की फिल्में इंडियन फिल्में अच्छा परफॉर्म करी, अच्छी चली, उन सब का नाम इस लिस्ट में आपको मिलेगा। तो एलिजिबल होने में और शॉर्ट लिस्ट होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी आसान है। 21 साल से 32 साल के बीच में एज होनी चाहिए, एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और आप एग्जाम बिना लिखे ही एलिजिबल हैं एग्जाम लिखने के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या आपने एग्जाम लिखा और एग्जाम लिखने के बाद आप शॉर्टलिस्ट हुए? बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अगर यहां पर हम बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी को लें, इस कैटेगरी को वैसे 2020 के बाद से रीनेम कर दिया गया है। इस कैटेगरी का पुराना नाम था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। इस कैटेगरी में करीब 301 फिल्में हैं जो एलिजिबल हैं, लेकिन इन एलिजिबल फिल्मों में से करीब 15 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 15 फिल्में हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हैं। ये जो 15 फिल्में शॉर्ट लिस्ट हुई इस कैटेगरी के लिए इस साल, इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से एक फिल्म इंडिया की है, लास्ट फिल्म शो, जो गुजराती फिल्म मैंने आपको बताया। अब इन शॉर्ट लिस्टेड फिल्मों में से 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया। ये 5 फिल्में हैं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एक जर्मन फिल्म, एक अर्जेंटीनियन फिल्म, एक पोलिश, एक आयरिश और एक बेल्जियम फिल्म। अब जब अवार्ड सेरेमनी होगी तो इन 5 नॉमिनेटेड फिल्मों का नाम मेंशन किया जाएगा और उनमें से एक विनर निकलेगा। तो समझे आप पूरा प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, फिर शॉर्टलिस्ट, फिर नॉमिनी और फिर विनर। अब सवाल ये उठता है कि इन विनर्स को चुना कैसे जाता है? इसका जवाब है वोटिंग के जरिए। ऑस्कर्स के अवार्ड में करीब 10,000 लोग वोट करते हैं। कौन है ये लोग? ये बेसिकली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, राइटर्स। इनमें से कई लोग वो हैं जो पुराने ऑस्कर्स में नॉमिनेशंस जीते हैं या अवार्ड्स जीते हैं। इन अलग अलग वोटर्स को 17 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक ब्रांच हो गई डायरेक्टर्स की, एक ब्रांच हो गई कास्टिंग डायरेक्टर्स की, एक प्रोड्यूसर्स की, एक एग्जीक्यूटिव्स की। और जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है उसी ब्रांच के लोग उस कैटेगरी के लिए वोट करते हैं। जैसे कि अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं सिर्फ एक्टर्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं उसमें सिर्फ बाकी डायरेक्टर्स। इस सेंस से तो काफी फेयर सिस्टम है। वोटिंग करने का ये जो प्रोसेस है ये बैलेट पेपर के थ्रू किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ज्यादातर अवार्ड की कैटेगरीज जो हैं उनमें सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग चलती है, यानी जिस एक्टर को, जिस डायरेक्टर को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, सिंपली वो एक्टर या डायरेक्टर अवार्ड जीत जाता है। इसे सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग कहा जाता है। लेकिन बेस्ट पिक्चर की जो कैटेगरी है उसमें रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे प्रेफरेंशियल बैलेट भी कहते हैं। इसमें आपको एक पिक्चर नहीं चुननी,
जो सारे नॉमिनीज यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं, आपको अपनी प्रेफरेंस से इन्हें अरेंज करना है कि नंबर 1 आपके हिसाब से कौन सी पिक्चर होनी चाहिए, सेकंड नंबर पर किसे मिलना चाहिए। तो 1 से लेकर 8-9 तक जितने भी नॉमिनीज हैं यहाँ पर, इन्हें रैंक में लगाओ। तो वोट काउंट करते समय ये देखा जाएगा कि रैंक नंबर 1 पे पहले कितने लोगों ने किसे चुना। अगर किसी फिल्म को 50% से ज्यादा नंबर 1 वोट्स मिल जाते हैं तो वो फिल्म ऑटोमेटिकली बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीत जाएगी। लेकिन अगर किसी भी फिल्म को 50% से कम वोट शेयर मिलता है तो यहाँ पर सेकंड रैंक के ऑप्शंस को देखा जाएगा। सारे वोटर्स ने जिन जिन पिक्चरों को सेकंड रैंक पर चुना है उनके वोट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके नंबर 1 पे ऐड कर दिया जाएगा। अब फिर से देखा जाएगा कि क्या किसी फिल्म ने 50% का वोट शेयर क्रॉस किया, नहीं किया तो ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कोई फिल्म 50% का थ्रेशोल्ड मार्क क्रॉस नहीं करती। अवार्ड जीतने के बाद अब ये जो ट्रॉफी दी जाती है, आज के दिन हम इसे ऑस्कर बुलाते हैं, ये एक छोटा सा स्टैचू है जो कि सॉलिड ब्रॉन्ज का बना है और उसके ऊपर प्लेटिंग करी गई है 24 कैरेट गोल्ड की। इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मेटल की शॉर्टेज चल रही थी तो इन ट्रॉफीज को पेंटेड प्लास्टर से बनाया गया 3 साल के लिए। और ऑस्कर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1934 के अवार्ड्स में वॉल्ट डिज्नी के द्वारा। लेकिन एक्चुअली में शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ, इसको लेकर काफी चर्चा होती है। जैसा मैंने बताया, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है। आज की डेट में दोस्तों इस ऑस्कर के अवार्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि एकेडमी ने एक कानून बना रखा है कि कोई भी अपना ऑस्कर बेच नहीं सकता, ना ही ऑक्शन कर सकता है। रूल ये बनाया गया है कि अगर किसी को अपना ऑस्कर बेचना है तो उसे पहले एकेडमी को वापस बेचना पड़ेगा $1 की कीमत पर, सिर्फ $1। लेकिन ये रूल 1950 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो पुराने जो ऑस्कर के अवार्ड्स हैं उससे पहले दिए गए उन्हें अक्सर ऑक्शन किया जाता है और वो भी बहुत सारे पैसों के लिए। जैसे कि दिसंबर 2011 में ऑर्सन वेल्सन का 1941 में स्क्रीन प्ले को लेकर जीता गया अवार्ड ऑक्शन पर रखा गया। उनके परिवार ने इसे ऑक्शन पर रखा और एकेडमी ने इस चीज को लेकर कोर्ट में केस कर दिया कि ये नहीं अलाउड है। और साल 2004 में कोर्ट ने एक्चुअली में इस फैमिली के फेवर में जजमेंट दी, ये कहते हुए कि पहले कोई एग्रीमेंट नहीं करी गई थी कि इस अवार्ड को बेचा नहीं जा सकता। यही कारण है कि 2011 में जब इस अवार्ड को ऑक्शन पे डाला गया तो ये $800,000 की कीमत पर बिका, करीब 4.5 करोड़ रुपए। तो जो हिस्टोरिकल ऑस्कर्स की ट्रॉफीज हैं, इनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन इनकी फेस वैल्यू सिर्फ $1 की है। साल 1953 पहली बार था जब टेलीविजन पर अमेरिका में इन अवार्ड्स को दिखाया गया। Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Awards. और 1969 में पहली बार इन्हें इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट किया गया। From the Dorothy Chandler Pavilion at the Music Center in Los Angeles, the 41st Academy Awards. उसके बाद से ये सेरेमनी इतनी पॉपुलर बन चुकी है कि इसकी व्यूअरशिप मिलियंस में है। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें ऑस्कर्स में तो इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 1983 में भानु अथैया ने इतिहास रचा जब ये पहली इंडियन बनी एक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली। इन्होंने अवार्ड जीता गांधी फिल्म के लिए फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। And the winners are John Mallo and Banu Athai for Gandhi. Accepting the Costume Design Award for Gandhi, Banu Athia. बाद में चलकर इन्होंने 2 नेशनल अवार्ड्स भी जीते, गुलजार की लेकिन फिल्म के लिए 1990 और आशुतोष गोवारकर की लगान फिल्म के लिए 2001। साल 1992 में जब 64th एकेडमी अवार्ड्स होस्ट किए गए तो सत्यजीत रे को एक ऑनररी अवार्ड दिया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म मेकिंग। Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. ये इतिहास में आज तक इकलौते इंडियन हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में आए तो A.R. रहमान के बारे में तो हर कोई जानता होगा। उन्होंने 2 ऑस्कर्स जीते स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो को दिया गया। उन्होंने ये अवार्ड शेयर किया गुलजार के साथ और इन्हें बेस्ट स्कोर का भी अवार्ड दिया गया। उस साल एक और इंडियन थे जो विनिंग साउंड डिजाइन टीम का हिस्सा थे, जिन्हें एक और ऑस्कर दिया गया फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग। ये आदमी थे रेसुल पोकुट्टी। अनफॉर्चुनेट चीज देखिए 2020 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, जहां ये बताते हैं कि ऑस्कर की जीत के बाद इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने काम नहीं दिया। आज के दिन दोस्तों सोशल मीडिया के जमाने में ऑस्कर्स को लेकर काफी बार सवाल उठाए जाते हैं। कुछ डिसीजंस काफी कंट्रोवर्शियल कहे जाते हैं। एक तरफ के लोग कहते हैं कि ऑस्कर्स के जो अवार्ड है ये एक लिबरल प्रोपेगेंडा मशीन है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है। अमीर व्हाइट आदमी है हमेशा जिन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। एक तरफ ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि ऑस्कर्स के अवार्ड को और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं है। ये अमेरिकन सेंट्रिक अवार्ड सिस्टम है। जैसे ब्रिटिश में बाफ्टा के अवार्ड्स दिए जाते हैं,
इंडिया में फिल्म फेयर के अवार्ड्स दिए जाते हैं, ऐसे ही ऑस्कर्स अमेरिका के लिए हैं। तो बाकी दुनिया को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उन्हें ज्यादा चांस मिल पाए कोई अवार्ड जीतने का। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जा सकता है कि आज के दिन ऑस्कर्स की अहमियत अमेरिकन बॉर्डर से बाहर निकल चुकी है। 2015 में एक हैशटैग बड़ा पॉपुलर हुआ था ऑस्कर्स को लेकर, हैशटैग ऑस्कर्स सो वाइट। इसे पहली बार एक एक्टिविस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया जब ये देखा कि 20 एक्टिंग के नॉमिनेशंस में से सारे के सारे ही एक्चुअली में वाइट रेस के एक्टर्स थे। I was watching the Oscar nominations on TV, category after category, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress. There were no people of color nominated in 2015. And this was the year that gave us Selma. I took to Twitter and I said one thing, Oscars so white they asked to touch my hair. ओवर द ईयर्स ऐसे हैशटैग्स काफी पॉपुलर बनते रहे और एकेडमी पर प्रेशर पड़ता रहा कि ऑस्कर्स को और इंक्लूसिव बनाया जाए, क्योंकि एकेडमी की जो मेंबरशिप है वो इस बेसिस पर दी जाती है कि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा साल किसने काम किया, कितने अवार्ड्स जीते, किनके पास रिकग्निशन है। तो नेचुरली ज्यादातर लोग जो वोटिंग बॉडी में हैं वो वाइट रेस के आदमी हैं और मोस्टली ओल्डर आदमी हैं। एक लॉस एंजलिस टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया कि एक आम ऑस्कर वोटर की जो मीडियन एज है वो 65 है। इसके अलावा 94% मेंबर्स जो हैं वोटिंग करने वाले वो वाइट रेस के हैं, 77% मेल हैं और सिर्फ 14% वोटर्स 50 साल से कम उम्र के हैं। तो इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते एकेडमी ने डिसीजन लिया कि वो इन अवार्ड्स को और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करेंगे। इसका रिजल्ट ऑलरेडी देखने को मिल भी रहा है। 2015 में 25% ऑस्कर के वोटर्स एक्चुअली में औरतें थी और 2020 में 32% औरतें थी। 2020 में जो एकेडमी के मेंबर्स थे उनमें से 36% अंडर रिप्रेजेंटेटेड एथनिक और रेशियल कम्युनिटीज से आते थे और 49% इंटरनेशनल मेंबर्स थे। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आज के दिन ये अवार्ड्स काफी इंटरनेशनल बन चुके हैं। लेकिन और भी ज्यादा इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए एकेडमी ने साल 2020 में कहा कि हम एक नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला रहे हैं, नई एलिजिबिलिटी की गाइडलाइंस ला रहे हैं। इन्हें अप्लाई किया जाएगा साल 2024 से। इन गाइडलाइंस में 4 नई कैटेगरीज ऐड करी गई हैं एलिजिबिलिटी के लिए। फिल्मों को इन 4 में से 2 कैटेगरीज के स्टैंडर्ड को मीटअप करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। क्या है ये कैटेगरीज? पहली कैटेगरी ग्रुप ए, फिल्मों में जो कहानियां बताई जा रही हैं और जो कैरेक्टर्स देखे जा रहे हैं उनमें कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कितना स्क्रीन टाइम दिया गया है अंडर रिप्रेजेंटेटेड रेशियल ग्रुप्स को, जैसे कि हिस्पैनिक, ब्लैक या नेटिव अमेरिकन रेसेस, या फिर अंडर रिप्रेजेंटेटेड आइडेंटिटी ग्रुप्स को, जैसे कि औरतें, LGBTQ ग्रुप के लोग या फिर वो लोग जिन्हें डिसेबिलिटीज हैं। दूसरी कैटेगरी ग्रुप बी, यहाँ बताया गया है कि जो प्रोडक्शन टीम्स इन फिल्मों को बना रही हैं उनमें कितने ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स के लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। ग्रुप सी, फिल्म कंपनीज ने कितने ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स को पेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और ग्रुप डी ऑडियंस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कितना ये फिल्म कन्विंस कर पाई है ऑडियंस को टिकटें खरीदने के लिए। तो ये है कहानी आज के दिन की दोस्तों। आने वाले टाइम में अगले साल से ऑस्कर्स और भी ज्यादा इंटरनेशनल देखने को मिलेंगे। शायद इनके विनर्स की चॉइसेस और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हों, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या इंडिया को ऑस्कर्स के रिकॉग्निशन से फर्क पड़ना चाहिए या फिर इंडिया को अपने फिल्म फेयर अवार्ड्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए फॉरेन फिल्में नॉमिनेट करके? फॉर एग्जाम्पल ईरानियन फिल्में या कोरियन फिल्में हम अपने फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट करना शुरू कर दें। वीडियो पसंद आया यहाँ क्लिक करके और ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।